Okay, so we'll discuss today the perspective of on comparative economic development. Last class में we have discussed about economic development. Economic development क्या होता है? तो comparative economic development क्या होता है? ये मतलब तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो आर्थिक विकास है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करने का या पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है comparative economic development is devoted to the study of economic systems। हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो बहुत हम लोग कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, फिर कमांड इकोनॉमी होता है, फिर कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी होता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब किस इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में? दोज करेंटली एग्जिस्टिंग, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, एज वेल एज द सिस्टम्स दैट हैव एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो पहले पास्ट में एग्जिस्ट कर चुका है। और कुछ ऐसे भी इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि सिर्फ थ्योरी में होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, उसके एजेंट्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, ये अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होता है, इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, इंसेंटिव्स, इंफॉर्मेशन फ्लोज एंड पॉलिसीज। ये सब इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होता है। तो कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इट स्टडीज हाउ दीज कंपोनेंट, मतलब वेरियस कंपोनेंट लाइक इकोनॉमिक एजेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, इंसेंटिव्स, information flows and policies come into being to form economic system, and how they influence the economic performance of systems। ये कैसे कंबाइन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम फॉर्म होता है, और वो किसी सिस्टम के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हम कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपैरिजंस ऑफ systems formed in different countries have been major focus of comparative economic research। जो different countries में जो systems already prevail किया था, उसका study ये एक बहुत important part होता है इसका। The field equally embraces the analysis of individual component of economic system and of their performance at the level of firms, non-profit institutions, governments, etc। तो जो भी डिफरेंट कंट्रीज में जो भी सिस्टम्स प्रिवेल किया है, उसका स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स जो है, इट ऑल्सो स्टडीज हाउ इकोनॉमिक सिस्टम रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक दूसरे से अलग है, एक नेचर सबका एक दूसरे से अलग है। तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि बहुत सारा जो क्राइसिस हुआ है उसमें वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उस क्राइसिस में कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो इकोनॉमिक हाउ सिस्टम रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इकोनॉमिक ट्रांजिशन and structural changes brought about by globalization or changes in demographics, technology, etc. Also in the interest also of the interest is the effectiveness of policy measures in different economic systems, especially analysis of these policy currently prevailing and currently challenged faced by various types of economic systems। ये जो भी कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके से हैं, वो कैसे
क्राइसिस में, इकोनॉमिक ट्रांजिशन में, स्ट्रक्चरल चेंजेस में, ग्लोबलाइजेशन में, या डेमोग्राफी और टेक्नोलॉजी में जो चेंज हुआ है उसमें कैसे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। अब इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है कि मान लो कि ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में पहले जो क्लासिकल थ्योरी थी, पहले इकोनॉमिक्स सोचते थे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो बहुत इफेक्टिव है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था कि सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें ये दोनों काम नहीं किया। तो फिर केन्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो फिर एक नया थ्योरी आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेट डिप्रेशन के टाइम का कोई सिचुएशन आएगा तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड और इस्टेब्लिश दैट जो क्लासिकल थॉट है वो काम नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कि हमको पहले से पता होता है कि जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है वो किसी पर्टिकुलर क्राइसिस में कैसे रिस्पॉन्ड किया होता है। अब ये जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसमें कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पढ़ना है डिफरेंट कंट्रीज का, उसका पीरियड एक्चुअली होगा 1850 टू 1950 का। तो ये जो पीरियड होता है ये उसको हम लोग कहते हैं ये एक डिस्टिंक्टिव इकोनॉमिक एरा होता है, एक एरा होता है। तो एरा क्या होता है एक्चुअली? तो इन एन इकोनॉमिक एरा is a relatively long period. An economic era is relatively long period extending over a century, मतलब 100 सालों का भी हो सकता है, 100 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, possessing distinctive characteristics from the preceding period। और ये एरा जो होता है अपने पहले की पीरियड से या आगे आने वाले का जो समय होता है उससे बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रहता है। तो an economic era is a relatively long period extending over a century, possessing distinctive characteristics from the preceding period. The length and scope of era is determined by students बीच में भी एंटर करते हैं, क्लास में भी तो okay. तो जो लेंथ एंड स्कोप ऑफ एरा है उसको वो कैसे डिटरमाइन होता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द इवेंट्स। उस पीरियड में कौन कौन से इवेंट होते हैं उससे जो एरा होता है उसका फीचर्स डिस्क्राइब होता है। तो किसी एरा में जो पैटर्न ऑफ लाइफ होता है, द पैटर्न ऑफ लाइफ ड्यूरिंग एन एरा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सिंगल इवेंट and directly connected to single change identified as the main originator of the era। किसी एरा में बहुत सारे चेंजेस होते हैं लेकिन एक चेंज जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, और वो जो चेंज होता है ना, दैट सिंगल चेंज, वो उस एरा को दूसरे एरा से यानी उस पीरियड को दूसरे पीरियड से बहुत ही अलग बनाता है। ठीक है, तो अब चेंजेस जो हो सकता है, देयर में बी मेनी चेंजेस, बट द बेसिक चेंज शुड बी देयर थ्रू आउट द एरा। और वो जो चेंज होगा ना, वो चेंज पूरे एरा में आपको वही चेंज देखने को मिलेगा। तो फुल एक्सटेंट ऑफ एरा कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटेड, बट द मेजर फीचर्स आर अपरेंट लॉन्ग बिफोर इट एंड्स। ठीक है, तो जो चेंजेस होता है दैट मेक एन एरा, जो चेंजेस जो एरा को फॉर्म करता है, बनाता है, वो चेंजेस क्या हो सकता है? दैट कैन बी दैट मे बी मेनली टेक्नोलॉजिकल, दैट हेल्प्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, but it requires changes in the attitude of people towards economic activity। ठीक है, तो एक therefore an orderly continuous pattern of growth within the era is associated with the interaction between technological and social change। इसमें जो भी changes होता है वो change लाने के लिए हम लोगों का जो attitude है towards economic activity, that is also important। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में या उस पैटर्न में चेंज नहीं आ पाएगा। तो ग्रोथ जो होता है, जो जो चेंज होता है एरा में, उसको लाने के लिए जो ह्यूमन का एफर्ट होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है। तो ग्रोथ ड्यूरिंग एन एरा डज नॉट चेंज द इकोनॉमी बट देयर इज a structural shift. Growth during an era does not shift the economy. ये इकोनॉमी को शिफ्ट नहीं कर, शिफ्ट ओनली इकोनॉमी बट देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट. यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है. तो these are changes in pre-existing institutional structure, emergence of new institution and diminishing importance of the old. जो changes होगा वो क्या हो सकता है, जो प्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो सकता है, नया इंस्टीट्यूशन का इमरजेंस हो सकता है, और पुराने का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो सकता है. ओके. तो जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक, अभी इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वी विल डिस्कस जस्ट आफ्टर द क्लास. जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक जब स्टडी है वो उसका दो इम्पोर्टेंट टास्क होता है. पहला क्या होता है कि इट मस्ट कंसीडर द इंटरनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंटरनल पैटर्न होता है उसको फाइंड आउट करना. और दूसरा होता है इट मस्ट कंसीडर द स्प्रेड ऑफ अ स्पेसिफिक चेंज that initiates an era from the societies that pioneered the realization of its growth potential. ये जो होता है स्पेसिफिक चेंज जिस को आइडेंटिफाई करना जो कि एरा में इनिशिएट होता है और उस एरा को दूसरे एरा से डिस्टिंक्टिव या अलग बनाता है, उसको फाइंड आउट करना, ये कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. अब कह सकते हैं कि ये सवाल आता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इनिशिएट्स ग्रोथ एंड एक्सेलरेट इट. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ को एक्सेलरेट, ग्रोथ को इनिशिएट करता है, मतलब पहले तो शुरू करता है और फिर इसको एक्सेलरेट करता है. तो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत सारे थ्योरीज आए हैं. पहला थ्योरी जो आया है वो शुम्पेटर का थ्योरी है. आपने शुम्पेटर का नाम सुना होगा, जोसेफ शुम्पेटर, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं शुम्पेटर. शुम्पेटर का जो है वो थ्योरी ऑफ इनोवेशन आया था. तो इन शुम्पेटर व्यू innovation was the essential force leading to a structural economic shift. According to Schumpeter, जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनोवेशन. इनोवेशन ही क्या करता है, ये एसेंशियल फोर्स होता है जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट लाता है. ठीक है. तो आपने ट्रेड साइकिल के बारे में सुना होगा. जो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उसमें ट्रेड साइकिल जो होता है उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो अप एंड डाउन, मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ऊपर और नीचे जाता है. शुम्पेटर ने कहा था कि ये जो ट्रेड साइकिल होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी. किसी भी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में ये जो ट्रेड साइकिल कॉज होता है वो होता है जब एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करता है, कोई कुछ नया चीज इनोवेट करता है. तो ट्रेड साइकिल जो है या फिर आप कह सकते हैं इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन बहुत सारे स्टेजेस में होता है. जो फर्स्ट स्टेज होता है इनोवेशन का, दैट डील्स विद इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन व्हिच एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूसेस इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. कोई भी नया चीज इनोवेट होता है. और दूसरा स्टेज होता है दैट फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द इनोवेशन. मतलब यहाँ पर जो ट्रेड साइकिल कॉज होगा, इकोनॉमी अप स्विंग जाएगा या डाउन स्विंग जाएगा, उसमें एक शुम्पेटर का कहना है कि इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मान लो कि कोई नया चीज इनोवेट होता है. अगर आप कहें कि कार आया, तो कार के साथ साथ उसमें पेट्रोल पंप के लिए फेड, टायर्स के लिए, फिर उसके मशीनरी के लिए, सब कुछ जो है वो शुरू हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन. का दो वेव होता है. पहला तो इनिशियल वेव होता है जो इनोवेशन के कारण होता है, और दूसरा जो वेव होता है उस इनोवेशन के कारण कॉज होता है. तो शुम्पेटर के हिसाब से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसका इम्पोर्टेंट रीजन होता है इनोवेशन. ठीक है. दूसरा रीजन, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो साइमन कुज़नेट्स ने कहा था
सैमन कुजनेट्स के हिसाब से जो ग्रोथ को इनिशिएट करता है और एक्सीलरेट करता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल चेंजेस। और ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये कुजनेट्स का व्यू था। एक पैसिनेटी का भी व्यू आया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो चेंज होगा उससे ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लिंक्ड होता है। लेकिन इसमें जो कुजनेट्स का एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। हम लोग थोड़ा कुजनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको जो सवाल पूछना होगा वो आप पूछिएगा। जो सैमन कुजनेट्स का जो थ्योरी आया है कि मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है दैट इज द टर्म अप्लाइड बाय सैमन कुजनेट्स टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द लास्ट 200। ये पीरियड, ये एरा से भी अगर बड़ा है तो 250 ईयर्स का उसको मान सकते हैं। और ये जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। दैट इज दिस, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय परवेसिव एप्लीकेशन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोडक्शन। तो जो प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ ऑफ द प्रेजेंटली डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, दैट आर हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड अ हाई रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों जो होता है वो दैट इज द कॉमन characteristics that you can find in the developed countries. What are these? These are high rate of growth of per capita product of population and of factor productivity and a high rate of structural transformation. Major aspects of structural change include the shift away from agriculture, increase in the scale of productive units, and shift in organization and in the status of labor, and shift in the structure of consumption. जो मेजर एस्पेक्ट है, जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसमें सारे इकोनॉमिस्ट लगभग यूनानिमसली ये मानते हैं कि इकोनॉमी जब तक अपने प्राइमरी सेक्टर के कामों से यानी एग्रीकल्चर पर जो रिलायबिलिटी ज़्यादा है उससे शिफ्ट नहीं करेगा, तब तक जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशिएट और मतलब इनिशिएट तो हो सकता है बट एक्सीलरेट नहीं हो सकता है। तो कुजनेट्स के हिसाब से जो जीडीपी मेजर होता है ग्रोथ का, दैट इज अलोन नॉट इनफ। जीडीपी जो मेजर्स होता है जिससे कि हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हुआ है, ये इनफ नहीं है। ये इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी आवाज जा रही है? चैट्स, एक मिनट, I think I am audible to all of you. अगर दिक्कत होगी तो वीडियो मैं शेयर करूंगा ही, उसमें देख लीजिएगा। तो जो कुजनेट्स हैं उन्होंने कहा था कि द यूज ऑफ जीडीपी मेजर्स अलोन वाज नॉट इनफ because it was essential to examine the growing economy more closely to judge whether the momentum could be sustained. अगर हम सिर्फ कहेंगे कि जीडीपी से मेजर करेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कि उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ इनिशिएट और एक्सेलरेट नहीं होना है, इसको सस्टेन करना है, लंबे टाइम तक इसको बनाए रखना है, इस ग्रोथ प्रोसेस को लंबे टाइम तक बनाए रखना है। और ये जो एक्सेलरेट होगा या फिर इसको सस्टेन करना है, उसके लिए कुजनेट्स ने कहा था कि इसमें जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ है ये दैट इम्प्लाइज दैट सोशल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस accompany and facilitate changes in the capacity to social output। मतलब बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल हैं, जो इंस्टीट्यूशनल है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो जो है that accompany and facilitate changes in the capacity to supply output। अगर ऐसा होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लंबे टाइम तक
सस्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कुजनेट्स के इस हाइपोथेसिस को या इस बातों को एक्सेप्ट किया था। आपने उसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें टोडारो और स्मिथ हैं, अपने उनकी बुक भी आई है। टोडारो और स्मिथ ने इसको एक्सेप्ट किया और अकॉर्डिंग टू टोडारो एंड स्मिथ उसमें 3 पॉइंट टोडारो स्मिथ ने कहा था कि कुजनेट्स का जो आइडिया होता है, आइडिया दिया है, आइडियाज, उसमें टोडारो एंड स्मिथ हैव अ सब्सटैंशियल सेक्शन ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ पर अपना एक अलग से सेक्शन दिया है। और अकॉर्डिंग टू टोडारो एंड स्मिथ, treatment begins by identifying 3 main component of Kuznets definition. Kuznets के definition का 3 important component है according to Todaro and Smith। पहला component क्या है? पहला component है the sustained rise in national output is a manifestation of economic growth। national output का sustained rise होना चाहिए, and the ability to provide a wide range of good is a sign of economic maturity। और दूसरी क्या है कि एबिलिटी होनी चाहिए कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स को प्रोवाइड अगर करता है तो दैट इज साइन ऑफ इकोनॉमिक मैच्योरिटी। पहला तो इसमें क्या होगा कि सस्टेन्ड राइज इन नेशनल आउटपुट, पहला। दूसरा कि एबिलिटी टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, अभी वी हैव ओनली 10 मिनट्स ऑफ टाइम, तो विल फिनिश इट। दूसरा जो टोडारो एंड स्मिथ ने कुजनेट्स का जो आइडियाज है उसको आइडेंटिफाई करते हुए कहा था कि एडवांसिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द बेसिस और प्रेडिक्शन फॉर कंटिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट इज अ नेसेसरी नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टेक्नोलॉजी होता है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन हो सकता है। और तीसरा जो कहा था कि टू रियलाइज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इनहेरेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, institutional and attitudinal adjustment must be made। Technological innovation without accompanying social innovation is like a light bulb without electricity। The potential exists, but without the complementary input, nothing will happen। तो टोडारो एंड स्मिथ ने कहा था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, उसमें जब तक एटीट्यूड लोगों का चेंज नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसमें जब तक सोशल इनोवेशन नहीं आएगा, सोसाइटी चेंज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होता रहे बट सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो दैट इज लाइक अ लाइट बल्ब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास बल्ब है बट यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, द पोटेंशियल एग्जिस्ट बट विदाउट द कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट नथिंग विल हैपन। अगर इनपुट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो कुजनेट्स ने कहा था कि 6 फीचर्स जो हैं मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो जिससे वर्ल्ड डेवलप होता है, उसके 6 फीचर्स हैं। पहला है हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड आउटपुट पर हेड। हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड आउटपुट पर हेड। दूसरा है हाई रेट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तीसरा हाई रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। फोर्थ है हाई रेट्स ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा है द प्रोपेंसिटी ऑफ द इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज to reach out to the rest of the world for market and raw materials, and last है the limited spread of this modern economic growth to only 1/3 of the world's population। ये 6 important जो है थ्रस्ट है, एरिया है जो कुजनेट्स ने डिस्कस किया था। ओके।